जय हिंद। देखिए, आज हम माइनर एक्ट में पोक्सो एक्ट को समझ लेते हैं। इसका क्या ऐतिहासिक कारण रहा है, इसके कौन कौन से नए प्रावधान हैं और इसमें कौन कौन से अपराध के प्रकार हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, पोक्सो भारत में बाल यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का व लड़की दोनों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है। तो इसकी ध्यान रखिएगा, विशेषता क्या है कि यह यौन अपराधों से सुरक्षा देता है किसे? लड़का व लड़की दोनों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह कब लागू हुआ? 14 नवंबर बाल दिवस 2012 को। ऐतिहासिक कारण को हम समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये कैसे एक्ट बनकर आया। तो भारत में बाल यौन अपराध रोकने के लिए पहले कोई सख्त कानून नहीं था, जिससे देश में बाल अपराध तेजी से बढ़ रहे थे और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे मथुरा रेप कांड या इनकरेज कांड। उसमें से सबसे ज्यादा चर्चित रहा मथुरा रेप कांड। महाराष्ट्र के मथुरा में 2 पुलिस कर्मियों ने एक आदिवासी लड़की का पुलिस कस्टडी में रेप किया। में जो लड़की थी वो किसी एक लड़के से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने अपहरण का केस लगा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया था। तो इन सबको थाने बुलाया गया था, तो थाने से सबको वापस भेज दिया गया था, लेकिन उस लड़की को पुलिस वालों ने वहीं गिरफ्तार करके उसका रेप किया था। पुलिस कस्टडी में रेप करने के बाद जब वह अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय में केस गया, तो जिला न्यायालय ने यह कह करके माफ कर दिया कि चूंकि लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं है, इसलिए लड़की की सहमति से यह कार्य हुआ है और लड़की की सहमति से हुआ है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा और दोनों पुलिसकर्मियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर यह केस वापस से हाई कोर्ट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को पलट दिया, इस फैसले को, और उसने बोला कि कोई भी लड़की जो कि उस समय डरी हुई है, गंभीर अवस्था में है, वह कभी अपनी सहमति कैसे दे सकती है, इसलिए उसकी सहमति को माना नहीं जाएगा। ना ही उसकी सहमति वैधानिक है। वह 16 वर्ष 18 वर्ष से कम थी, वह सहमति देने की योग्य भी नहीं थी और डरी हुई थी, इसलिए उसने दोनों पुलिसकर्मियों को सजा सुना दिया। पर इसमें ट्विस्ट तब आया जब यह मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया और पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चूंकि यह लड़की की सहमति से किया गया कार्य था, यानी कि यह बलात्कार की श्रेणी में पुनः नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आते ही उन दोनों आरोपियों को, पुलिस कर्मियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के देश भर में बहुत तगड़ा विरोध हुआ और पूरे देश भर में आंदोलन होने लगे कि आखिर एक आदिवासी लड़की के साथ जो कि दुष्कर्म करने वाले पुलिसकर्मी है, उसको अदालत बार बार बरी क्यों कर रही है। तो इतना प्रदर्शन किया जनता ने कि सन 1983 में कस्टोडियल रेप संशोधन लेकर आना पड़ा और उसमें फिर लिखना पड़ा अलग से कि यदि कस्टडी में रेप होता है तो 10 वर्ष की मिनिमम सजा होगी। यानी सरकार को कानून बनाना पड़ गया था, इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। और ये मथुरा रेप केस जो कि एक आदिवासी लड़की का था, यह एक इंपॉर्टेंट घटना निभाया था उस समय, क्योंकि उसके बाद एनकरेज कांड, ऐसे बहुत से कांड हुए जिससे देश में बाल यौन अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। फिर इसके बाद देखिएगा विधि आयोग की रिपोर्ट। जो विधि आयोग है भारत में, सेंट्रल लॉ कमीशन, उसने सन 2000 में एक रिपोर्ट सबमिट की और बताया कि भारत में गंभीर रूप से बाल अपराध बढ़ रहे हैं और देश में इसे रोकने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। यानी ये जो सामान्य कानून है उससे बाल अपराध नहीं रोके जा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई एक विशेष कानून है ही नहीं। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई कि पोक्सो एक्ट का आप मसौदा तैयार करिए और इस मसौदा को तैयार करके संसद में पेश कीजिए। तो पोक्सो एक्ट का प्रारंभिक मसौदा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और इसे बाद में संसद में पेश करके इसको पारित किया गया था। गोवा का विशेष कानून, याद रखिएगा, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने देश में पोक्सो बनने से पहले अपने राज्य में बच्चों के यौन अपराधों को सुरक्षा देने के लिए या यौन अपराधों को रोकने के लिए सन 2003 में ही एक विशेष कानून बना दिया था बच्चों के लिए। पोक्सो आने के 10 वर्ष पहले ही बना दिया था, 2003 में ही बना दिया। पोक्सो आया 2012 में। और गोवा के विशेष कानून की सफलता ने देश के लिए एक केंद्रीय बाल यौन अपराध संरक्षण कानून बनाने की प्रेरणा दी, क्योंकि गोवा का जो विशेष बाल यौन कानून था ये बहुत अधिक सफल रहा और इसकी सफलता के कारण ही यह देखा गया कि देश में एक केंद्रीय स्तर पर भी बाल यौन कानून की आवश्यकता है। और यही कारण था कि संपूर्ण भारत में बाल यौन अपराधों से संरक्षण के लिए सन 2012 में पोक्सो एक्ट को लाया गया।
तो याद रखिएगा कि पोक्सो एक्ट कोई सामान्य एक्ट नहीं था। इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके देश विरोधी प्रदर्शन के बाद सरकार को विवश होकर यह एक्ट लाना पड़ा, और यह एक्ट अपने आप में गंभीरतम सजा और गंभीरतम किस्म के अपराधों को अपने आप में शामिल करता है। तो हम इसके विशेष प्रावधान समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अपराध के प्रकार समझेंगे। तो देखिए पोक्सो एक्ट के क्या क्या प्रावधान है। तो पहले तो इसका नाम, तो पोक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012। इसको लागू कब किया गया? 14 नवंबर 2012, यानी बच्चा दिवस को। फिर इसके बाद इसका क्षेत्राधिकार क्या था? तो पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू होता था, अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। फिर इसके बाद देखिएगा पोक्सो 18 वर्ष से कम उम्र के नीचे लड़का और लड़की दोनों पर, यानी ये लिंग तटस्थ है, इसमें लिंग को न्यूट्रल रखा गया है। ऐसा नहीं रखा गया कि सिर्फ लड़की को संरक्षण देगा और लड़के को नहीं। यह 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का हो या लड़की, यदि उसके साथ ऐसा कोई कृत्य होता है जो कि पोक्सो में वर्णित है, तो सामान्य रूप से दोषी दंडित किया जाएगा। प्रथम संशोधन, इसमें संशोधन पहली बार कब हुआ? जस्टिस वर्मा की कमेटी की सिफारिश पर इसमें प्रथम संशोधन सन 2019 में हुआ। और संशोधन में हुआ यह था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर ऐसा अपराध होता है तो मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया। इससे पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, आजीवन कारावास का प्रावधान था। 2019 में जस्टिस वर्मा की कमेटी ने सिफारिश किया कि इसमें मृत्युदंड लगाया जाए यदि बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है। अब देखिएगा इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है गोपनीयता। पोक्सो के अंतर्गत पीड़ित किसी भी व्यक्ति की पहचान, पीड़ित की पहचान, नाम, फोटो, वीडियो आदि को सोशल मीडिया या अखबार में उजागर करना दंडनीय माना जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति पीड़ित है पोक्सो के अंतर्गत, उसका नाम कोर्ट भी नहीं ले सकता। कोर्ट भी उसका अन्य नाम लेगा या ABCD करके बोलेगा, लेकिन उसका वास्तव में नाम, उसका पहचान, उसका फोटो अखबार में निकालना, सोशल मीडिया में छापना, ये सब जघन्य अपराध है और इसको कभी भी उजागर नहीं किया जाएगा सोशल मीडिया में, अन्यथा उजागर करने वाले को ही पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ, जिसके साथ इतनी कम उम्र में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, अगर उसको इतनी कम उम्र में इंटरनेट में, सोशल मीडिया में इतना वायरल कर दिया जाएगा, जब वो बड़ा होगा तो क्या देखेगा अपने आप को? सोशल मीडिया पर कैसे पाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक बार चला जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता, तो उसको हमेशा के लिए वो चुभन बनी रहेगी, हमेशा के लिए वो दर्द याद दिलाने वाली चीज रहेगी। इसलिए पोक्सो के अंतर्गत नियम बनाया गया है कि उसके साथ हुई पूरी घटना, उसका नाम, चित्र, वीडियो आदि सबको सीक्रेट रखा जाएगा हमेशा के लिए। फिर इसके बाद देखिएगा पोक्सो ई बॉक्स क्या है। पोक्सो के सभी मामलों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए NCPCR की, यानी कि बाल संरक्षण मंत्रालय जो है भारत में, उसके द्वारा एक सरकारी पोर्टल जारी किया गया है, ताकि आप पोक्सो से संबंधित केस जो हैं, अगर थाने में जाकर नहीं लिखा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही पोक्सो ई बॉक्स के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। यानी कि पोक्सो के केस को ऑनलाइन दर्ज करवाने का एक सरकारी पोर्टल है पोक्सो ई बॉक्स। फिर इसके बाद देखिएगा सबूत का भार। पोक्सो के आरोपी पर साक्ष्य का भार होता है, यानी प्रूफ ऑफ बर्डन होता है, अर्थात आरोपी को स्वयं अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए साक्ष्य देना होता है। मान लीजिए कि हमारे ऊपर किसी ने एक्ट लगा दिया पोक्सो का, तो अदालत में उसने हमारे ऊपर एक्ट लगा दिया, अब उसे कुछ नहीं करना, अब जितना कुछ करना है मुझे करना है। यानी मुझे ही अपने आप में सबूत खोज कर लाना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, या मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, या मेरा इनसे ऐसा कोई संबंध नहीं है, मैं ये ऐसा साक्ष्य दे रहा हूं कि मेरे द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया। यानी सामने वाले ने यदि आपके ऊपर पोक्सो लगा दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती कि आप अपने आप में प्रूफ लाइए और खारिज करिए कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा अन्य मामलों में नहीं होता। अन्य मामलों में जिसने आपके ऊपर, जैसे किसी ने आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया, तो उसे साबित करना होगा खुद से कि देखिए हमारा घर तोड़ा गया, हमारा ये व्यक्ति इस समय आया, इस समय CCTV में देखा गया, इस समय इसका फिंगरप्रिंट यहाँ मिला। यानी वो व्यक्ति आकर के आपको सारा साक्ष्य देगा कोर्ट में जिसने आपके ऊपर लगाया है चोरी में। लेकिन पोक्सो में ऐसा नहीं है। पोक्सो में उसने अगर लगाया तो वो साक्ष्य लाकर नहीं देगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आपको देना होगा कि आप साबित करिए कि आपके साथ आपने ऐसा नहीं किया है। यदि आप नहीं साबित करवाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट मानेगी कि आप ही ने ऐसा किया है। इसी को कहते हैं सबूत का भार, यानी प्रूफ ऑफ बर्डन। अब कुछ न्यायालय की प्रक्रिया समझ लीजिए कि पोक्सो के अंतर्गत कैसे अपनाई जाती है। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, किसी भी पीड़ित से अनावश्यक या उलझन भरे प्रश्न वकील के द्वारा नहीं किए जाएंगे। देखिए 10-12 वर्ष के उम्र का बच्चा है, अगर उसने खुद इतनी संगीन परिस्थिति को देख कर आया और उससे बार बार वही फंसाने वाले, उलझन वाले और क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे तो उसका वास्तव में फिर से यौन उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर फिर से बुली हो रही है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिए उसकी भावनात्मक
क्षति ना हो, इस बात को ध्यान में रखती है। साफ तौर पर यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी वकील क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चे से, ना ही उलझन भरे क्वेश्चन करेगा। जज के माध्यम से सवाल, वकील पीड़ित से सीधा सवाल नहीं कर सकता है। सवाल करने के लिए पहले अपने सवाल को सरल भाषा में लिख करके जज को देगा, जज उस सवाल की जांच करेगा, पढ़ेगा, बाद में यदि सवाल उचित हुए तो वह अनुमति देगा, तभी वकील पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि पोक्सो से पीड़ित व्यक्ति को आप सीधा खड़ा कर दिए कटघरे में, अब पूछने में लग गए, तुम वहां क्यों थे, क्या कर रहे थे, तो इतना टाइम क्यों गए थे, तो ये क्यों कर रहे थे, तो वो ऐसा कोई सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते और उलझन भरे सवाल आप नहीं कर सकते हैं। वही सवाल आप कर सकते हैं जो जज को आपने पहले लिख कर देना है। पूछने से पहले आप जज को लिख कर देंगे, जज उस सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यदि अनुमति देंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर दूसरा देखिएगा, अंतरिम मुआवजा, यानी कि कोर्ट आरोपी को यह आदेश दे सकती है कि जो पीड़ित है उसको आप अंतरिम मुआवजा देने का, पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजा, यानी कि उसके रहने के लिए, खाने के लिए और वर्तमान में इलाज कराने के लिए मुआवजा दो, इसी को अंतरिम मुआवजा कहते हैं। अब इसके अगले कुछ प्रावधान समझ लीजिए। आरोपी से दूरी, पोक्सो से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको आरोपी से हमेशा दूरी बना के रखी जाएगी, क्योंकि देखिए अगर वो बार बार आरोपी को सामने लाया जाएगा तो एक बार तो वो ऐसी भावनात्मक स्थिति से गुजर चुका है, और अगर उसको बार बार लाया जाएगा तो उसको भावनात्मक ठेस पहुंचेगी, हो सकता है उसको सदमा भी लगे। तो इसलिए कोई भी बयान दर्ज होगा, कोई भी जांच होगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आरोपी उसके बयान को तो सुन सकता है, यानी बच्चे के, लेकिन सामने से नहीं सुन सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे रूम में सुन सकता है, या पर्दा लगाया जाएगा, बच्चे को यहां बैठाया जाएगा, आरोपी को वहां बैठाया जाएगा, सीधा सीधा एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते। पीड़ित बच्चे को कभी भी आरोपी के सामने नहीं लाया जाएगा और ना ही आसपास लाया जाएगा। हमेशा आरोपी से उचित दूरी और नजरों से दूरी बनाकर रखी जाएगी। हो सकता है आरोपी डरा दे, या हो सकता है उस रात या उस घटना में उस बच्चे के साथ जो हुआ था उसके कारण वो सदमे में हो और सत्य ना बता पाए या भूल जाए। ये छोटा बच्चा है, कोई पूर्ण विकसित दिमाग वाला नहीं कि सब कुछ अपने से गढ़ लेगा, बता देगा, सामान्य स्थिति का, इसलिए आरोपी से हमेशा उसकी दूरी बनाई जाती है। फिर बाल मित्र, पुलिस भी पीड़ित बच्चे से सदैव मित्रवत व्यवहार करेगी और सिविल ड्रेस में ही पूछताछ करेगी। पुलिस भी अपना पुलिस वाला रौब नहीं दिखाएगी, बच्चे के साथ जो व्यवहार होगा वो मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। फिर आता विशेष न्यायालय। पोक्सो के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि हर जिले में एक पोक्सो कोर्ट होगा जिसमें सिर्फ पोक्सो से संबंधित मामले ही सुने जाएंगे। यदि किसी जिले में पहले से ही बाल न्यायालय है तो वह भी पोक्सो के रूप में कार्य कर सकता है। तो पोक्सो का अलग से न्यायालय नहीं बनता है, जो जिला में सत्र न्यायालय होता है, आपराधिक न्यायालय, उसी के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय बना दिया जाता है जिसमें सिर्फ पोक्सो से संबंधित मामले सुने जाते हैं। तो हर जिले में पोक्सो कोर्ट होना ही चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और साथ में पोक्सो अधिनियम में ही है। अनिवार्य रिपोर्ट, यदि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होता है तो कोई भी नागरिक जो सूचित होगा अनिवार्य रूप से पुलिस को रिपोर्ट करेगा, अन्यथा वह 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई यौन कृत्य हो रहा है और एक किसी नागरिक ने देखा, तो उसको पुलिस को या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को या किसी को भी तत्काल में सूचना देनी है, अन्यथा वह मिनिमम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर वह कोई सरकारी कर्मचारी है, कंपनी का मालिक है, या टीचर है, या कोई अन्य व्यक्ति है जो कि सरकारी है, अगर वह सूचना नहीं देता तो 1 वर्ष की सजा होगी, और अगर कोई सामान्य नागरिक नहीं देता तो 6 माह की होगी। किसी एक कंपनी में ऐसी घटना होती है और जो कंपनी का मालिक है वो पुलिस को सूचना नहीं देता है, तो उसे सूचना सिर्फ न देने के कारण 1 वर्ष की सजा होगी, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। कंपनी का मालिक, स्कूल का टीचर या डॉक्टर अगर ऐसी सूचना भी नहीं देता है तो उसको 1 वर्ष की सजा। तो इसलिए सूचना देना अनिवार्य है, और सामान्य नागरिक अगर नहीं देता तो उसके लिए 6 माह की सजा। पोक्सो में अवधि तय की गई है। पोक्सो में पुलिस द्वारा 60 दिनों के अंदर चार्जशीट देना अनिवार्य है। 60 दिन के अंदर पुलिस अपना चेक करके सारा आरोप लगा करके और चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी। अदालत जिस दिन चार्जशीट को पा लेगी, यानी मामले का संज्ञान ले लेगी, उसके 30 दिन के अंदर बच्चे का बयान दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अदालत ने चार्जशीट ले लिया, संज्ञान में भी ले लिया, अब बच्चे को ही बुलाया नहीं गया, केस ही शुरू नहीं किया गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें लिमिट लगाया गया कि आप तुरंत करिए। उस बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है उसके परिवार वालों को, उस बच्चों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इसलिए 30 दिन के अंदर अदालत को अपने बच्चे को बुलाकर बयान दर्ज करवाना होगा और 1 वर्ष के अंदर अंतिम फैसला देना होगा। तो यानी जो पोक्सो में लिमिट निर्धारित की गई है कि 60 दिन में चार्जशीट,
चार्जशीट दायर होने के 30 दिन के अंदर बयान दर्ज करना और 1 वर्ष के अंदर अंतिम फैसला सुनाना, यह अनिवार्य रूप से दिया गया है। फिर इसके लिए देखिएगा FTSC यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं पोक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए। पोक्सो से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो सिर्फ पोक्सो से संबंधित मामलों को 1 वर्ष के अंदर सुनवाई के लिए कार्य करते हैं। तो चूंकि 1 वर्ष के अंदर सुनवाई करना, इसमें त्वरित कार्रवाई करना होगा और आपको पता है पोक्सो में मृत्युदंड की सजा है, तो ऐसा भी ना हो कि किसी निर्दोष को मृत्युदंड की सजा मिल जाए, इसलिए विशेष न्यायालय बनाए गए कि विशेष तरीके से विचारण करो। FTSC यानी कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं ताकि पूरी त्वरित कार्यवाही तेजी से हो और पूर्ण विचार के साथ हो। ऐसा भी नहीं हो कि त्वरित करने के पीछे अन्याय कर दिया जाए किसी के साथ। इसी उद्देश्य के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए गए हैं कि पोक्सो के मामलों में 1 वर्ष के अंदर सुनवाई हो सके। जिन जिलों में पोक्सो के 100 से ज्यादा लंबित मामले होंगे वहां के कोर्ट सिर्फ पोक्सो मामलों की ही सुनवाई करेंगे, अन्य मामलों को बंद कर देंगे, यानी पोक्सो केस को ज्यादा समय तक लंबित करने का प्रावधान नहीं है। फिर इसके बाद अब हम आ गए हैं वास्तव में पोक्सो एक्ट में दिए गए अपराधों के बारे में। वैसे तो इसमें अन्य प्रकार के अपराध भी हैं और मुख्यतः 5 प्रकार के अपराध हैं और इनका पहले हम आपको ब्रीफिंग देते हैं, फिर विस्तार से समझेंगे। तो पोक्सो के अंतर्गत 5 प्रकार के अपराधों का वर्णन है। अब धारा समझिए, धारा 3, 2(5), 2(7), 2(9), 2(11), यानी सब में 2-2 का अंतराल है। प्रवेशन हमला, इसमें अपने लिंग या किसी अन्य वस्तु का महिला के जननांगों में प्रवेश कराना शामिल है। ये कहां दिया हुआ है? धारा 3 में। इसमें कितनी सजा है? 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक। लेकिन यही प्रवेशन का कार्य यानी यही बलात्कार का कार्य यदि कोई भरोसेमंद व्यक्ति करता है, रिश्तेदार करता है, सरकारी कर्मचारी करता है, पुलिस करता है, डॉक्टर करता है या कोई नजदीकी रिश्तेदार करता है, यही कार्य यही है, बस एक भरोसेमंद व्यक्ति अगर करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन कहा जाएगा, यानी बड़ा हमला किया है उसने, और उसको धारा 5 के तहत मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। और मृत्युदंड की सजा कब जोड़ी गई? 2019 के संशोधन में। तो यदि भरोसेमंद व्यक्ति डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस और सैनिक बल के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो उसमें 20 वर्ष की सजा उसी कार्य में, और यदि सामान्य नागरिक के द्वारा किया जाएगा तो मिनिमम 10 वर्ष की सजा। फिर यौन हमला यानी यौन उत्पीड़न, यह धारा 7 में वर्णित है। इसमें क्या होता है? स्पर्श करना, महिला के जननांगों को या बच्चे के जननांगों को, जैसे योनि, स्तन, गुदा इत्यादि को इस प्रकार स्पर्श करना कि उसे यौनक उत्तेजना मिले, उस प्रकार से स्पर्श करने पर मिनिमम 3 वर्ष की सजा और मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा है। लेकिन यही कार्य, यही यौन हमला का कार्य यानी स्पर्श करने का कार्य अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति यानी कि सरकारी कर्मचारी या नजदीकी रिश्तेदार या शिक्षक, डॉक्टर करता है, यही कार्य स्पर्श करने का ही, तो फिर उस पर 5 वर्ष से 7 वर्ष की सजा, यानी सजा बढ़ जाती है। जैसे ही यहाँ गुरुतर लगेगा तो ये सरकारी कर्मचारी के लिए सजा बढ़ा देता है। फिर आता है यौन उत्पीड़न, इसमें ना स्पर्श किया जाता और ना ही प्रवेशन कराया जाता, इसमें सिर्फ टिप्पणी शामिल है, मतलब गलत प्रकार की टिप्पणी बोलना या छापना या लिखना, इसमें इस प्रकार की टिप्पणी शामिल है। अब धारा 11 के तहत इसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना शामिल है। तो अब विस्तार से समझिए इसको। लैंगिक प्रवेशन हमला जो कि अपराध का पहला प्रकार है हमारा, इसको समझिए। पोक्सो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बच्चे के योनि, मुख, गुदा आदि में लिंग या अन्य वस्तु जैसे लकड़ी, रॉड, चम्मच इत्यादि का पूर्ण या आंशिक प्रवेशन कराता है या उसे करने के लिए विवश करता है तो उसे लैंगिक प्रवेशन हमला कहेंगे। यानी कि बलात्कार में सिर्फ लिंग का प्रवेशन ही शामिल नहीं है, अपितु किसी प्रकार की वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, रॉड, चम्मच इत्यादि का प्रवेशन भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि निर्भया केस में क्या हुआ था, उसके जननांगों में रॉड डाल दिया गया था, यानी कि किसी वस्तु का प्रवेश करवाना भी लिंग के अतिरिक्त वही प्रकार का अपराध होगा जिस प्रकार वो अपराध है। और यहां पर यह भी याद रखने योग्य है कि सिर्फ आंशिक प्रवेशन भी पाप ही अपराध माना जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने थोड़ा सा प्रवेश कराया तो अपराध नहीं है, आंशिक प्रवेशन हो या पूर्ण प्रवेशन हो अपराध बराबर माना जाएगा। लिंग के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रवेशन भी अपराध माना जाएगा। और ऐसा भी है कि या तो वह स्वयं प्रवेश कराएगा या तो ऐसा करने के लिए विवश करेगा। आप ऐसा कार्य करें या बच्चे को करने के लिए विवश करें, इन दोनों ही दशाओं में वह अपराध कहलाएगा। अब इस पर सजा कितनी है तो आपको बताया ही गया था धारा 3 में लैंगिक प्रवेशन हमला, इसमें न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। फिर इसके बाद ध्यान रहे कि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि जो 18 वर्ष का बच्चा है इसने हमको सहमति दी थी। यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यौन कृत्य के लिए अपनी सहमति देता भी है तब भी यह सहमति बलात्कार माना जाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से यौन संबंध बनाने की सहमति के लिए 18 वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है। यानी 18 वर्ष की उम्र
का अगर वो नहीं है तो वो अपनी कानूनी रूप से सहमति नहीं दे सकता है। उसकी सहमति भी सहमति कानूनी रूप से नहीं मानी जाएगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे ने खुद बोला था कि ऐसा करो। अरे बच्चा 18 वर्ष का नहीं है तो कानून उसको वैलिड कंसेंट नहीं मानता है। फिर याद रखिए गुरुतर प्रवेशन हमला। गुरुतर प्रवेशन हमला, यदि लैंगिक प्रवेशन हमले का कृत्य यानी पीछे जो लिंग का प्रवेशन कराना या वस्तु का प्रवेशन कराना, लैंगिक प्रवेशन का कृत्य किसी भरोसेमंद व्यक्ति, रिश्तेदार, लोक सेवक, कंपनी प्रबंधक, धर्मगुरु, शिक्षक, सैनिक, पुलिस, डॉक्टर, सरकारी हो या कर्मचारी, स्कूल चलाने वाला, मंदिर चलाने वाला या अन्य कोई सरकारी प्राधिकारी करता है तो यह गुरुतर प्रवेशन हमला कहलाएगा। यानी वही कार्य जो पहले हुआ है लैंगिक प्रवेशन हमला में, यानी अपने लिंग को योनि या मुख में प्रवेश करवाने का, तो वही कार्य यदि कोई सरकारी कर्मचारी करता है, रिश्तेदार करता है, लोक सेवा के कंपनी प्रबंधक करता है या इन दिए हुए लोगों में से कोई भी करता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन हमला माना जाएगा। और उसमें आपको पता ही है कि न्यूनतम 20 वर्ष की और मृत्युदंड तक की सजा है। इसके अतिरिक्त देखिएगा और कौन सी दशा और स्थान होंगे जहां पर किया गया कार्य भी गुरुतर प्रवेशन हमला में आएगा, यानी सजा बढ़कर मिलेगी। तो कौन कौन सी वो दशाएं होंगी? सामूहिक बलात्कार में भी 20 वर्ष की न्यूनतम सजा होगी, यानी गुरुतर प्रवेशन हमला में आएगा। सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या या हत्या का प्रयास, प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा में या दंगा में। आपने देखा है कि मणिपुर में जब दंगा चल रहा था तो वहां एक सेना के जवान की पत्नी के साथ ऐसा दुष्कृत्य किया गया था, तो वह भी बड़ा ही घिनौना कार्य था। और उसमें भी चूंकि दंगा के समय या प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के समय ऐसा कार्य किया जाता है तो वह गुरुतर प्रवेशन में आएंगे, यानी न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी। विकलांग, यदि बच्चा विकलांग है, मानसिक रूप से विकृत है, गर्भवती है महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बेहोश है, अचेत है, दुष्कर्म के साथ निर्वस्त्र करना, आयुध यानी कि हथियार, अग्न आयुध यानी फायर आर्म जैसे राइफल वगैरह, गर्म पदार्थ या संचारक पदार्थ जैसे एसिड इत्यादि को जननांगों में डालना, यह भी गुरुतर प्रवेशन में आएगा। 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा तो यह भी गुरुतर प्रवेशन में आएगा। बार बार ऐसा कृत्य करने वाला भी गुरुतर प्रवेशन में आएगा। अब पूर्व में अगर इसी अपराध से एक बार दंडित हो चुका हो, अब पुनः कर दिया तो वह भी गुरुतर प्रवेशन में आएगा और उसमें सजा बढ़कर मिलेगी। इसके अतिरिक्त वो स्थान देख लीजिए कौन से हैं जहां पर करने पर सजा बढ़कर मिलेगी। तो जेल, अस्पताल, मंदिर, अभिरक्षा गृह, संप्रेषण गृह, धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान आदि स्थानों में किया गया कृत्य भी गुरुतर प्रवेशन हमला माना जाएगा और उसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी। अब इसमें सजा कितना है? न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम मृत्युदंड आपको बता ही दिए। यानी आप इन दोनों में अंतर समझिए। प्रवेशन हमला का अर्थ है कि प्रवेश कराना, लिंग या किसी अन्य वस्तु का योनि, मुख या गुदा में प्रवेश कराना प्रवेशन हमला। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो धारा 3 के तहत 10 वर्ष की सजा है। लेकिन यदि गुरुतर प्रवेशन हमला, लेकिन यदि कोई भरोसेमंद व्यक्ति, रिश्तेदार या सरकारी कर्मचारी इसी कार्य को कर देता है, जैसे पुलिसकर्मी इसी कार्य को कर दिया, तो सिर्फ वो पुलिसकर्मी है या वर्दी पहन के रखा, इसलिए इसी कार्य के लिए उसको न्यूनतम 20 वर्ष मिलेगा। 20 वर्ष से पहले तो कोई संभावना नहीं, न्यूनतम 20 वर्ष है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष नहीं है, न्यूनतम 20 वर्ष है। मतलब 20 वर्ष तो मिलवे करेगा, मृत्युदंड भी मिल सकता है। तो इन दोनों में यही अंतर है कि यदि कोई बलात्कार कार्य करता है तो 10 वर्ष की सजा, आम नागरिक है, और यदि कोई भरोसेमंद व्यक्ति वही कार्य को करता है या सरकारी कर्मचारी करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और मृत्युदंड तक की सजा है। अब देखिएगा इसमें हम समझ लेते हैं यौन हमला यानी स्पर्श करना, जननांगों को स्पर्श करना, और वही कार्य जब सरकारी कर्मचारी करेगा तो उसको हम गुरुतर यौन हमला मान लेंगे। तो अब आता है लैंगिक हमला। देखिए पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत बिना प्रवेश किए बच्चे के जननांगों जैसे योनि, स्तन, गुदा आदि को स्पर्श करना या कराना या ऐसा करने हेतु विवश करना लैंगिक हमला कहलाता है। मतलब यदि आप सिर्फ उसके इन स्थानों को यानी जननांगों को स्पर्श करते हैं तो यह भी पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत दंडनीय है। और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि त्वचा से त्वचा का स्पर्श होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने कहा कि स्तन स्पर्श किए हमने लेकिन कपड़ों के ऊपर से किए हैं, त्वचा से त्वचा तो स्पर्श नहीं हुआ, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट का कोई रूल नहीं है। यदि आप कपड़ों के ऊपर से भी स्पर्श करते हैं तब भी वह पूर्ण अपराध माना जाएगा। और इस प्रकार के अपराध में सजा कितनी है? न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। गुरुतर लैंगिक हमला, अगर यही कार्य अभी आपको बताया, यही कार्य अगर कोई सरकारी कर्मचारी कर दे, पोक्सो एक्ट की धारा 9 के तहत यदि यही कार्य पूर्व में वर्णित कौन से लोग? वही टीचर, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सहकर्मी, कंपनी प्रबंधक, धर्मगुरु, विशेष व्यक्ति विशेष दशाओं में जैसे प्राकृतिक आपदा में,
अचेत अवस्था में इत्यादि में, विशेष स्थानों में जैसे जेल इत्यादि में किया जाए तो वह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। यानी पोक्सो एक्ट की धारा 9 के तहत यदि यही कार्य पूर्व में वर्णित जो किए गए हैं उन्हीं व्यक्तियों विशेष दशाओं या विशेष स्थानों में किया गया कार्य होगा तो वह गुरुतर लैंगिक हमला के अंतर्गत आएगा। और इसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष से 7 वर्ष है। मतलब कार्य वही है, पर देखिए सामान्य नागरिक करेगा तो 3 से 5 वर्ष है, लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी लोक सेवक करता है तो उसमें 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है। फिर इसके बाद देखिएगा यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट। पोक्सो एक्ट की धारा 11 के तहत यदि कोई व्यक्ति अश्लील शब्द, चित्र, ध्वनि आदि के माध्यम से यौन क्रियात्मक प्रदर्शन करता है तो यह यौन उत्पीड़न कहलाएगा। यानी बच्चे का अश्लील चित्र बनाना, अश्लील ध्वनि निकालना, तो बच्चे से संबंधित ऐसा कोई भी यौन क्रियात्मक कृत्य करता है वो, तो यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। और इसमें अश्लील कार्य के लिए क्या क्या शामिल है? अश्लील कार्य के लिए प्रेरित करना, यदि आप बच्चे को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं पर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, या उसका अंग विक्षेप कर रहे हैं, या अंग प्रदर्शन करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, या सोशल मीडिया या अखबार में उजागर कर रहे हैं, तो यह भी दंडनीय होगा। तो ये आपके 5 प्रकार के अपराध पूरे हुए। ये 5वां था। आप इसको फिर से वापस से देखेंगे कि पहले हमने पढ़ा प्रवेश कराना, यदि वही कार्य सरकारी कर्मचारी करे तो गुरुतर प्रवेशन हो जाएगा। यौन हमला यानी स्पर्श करना, यदि वही स्पर्श अगर कोई सरकारी कर्मचारी करे तो गुरुतर यौन हमला हो जाएगा। फिर आता है यौन उत्पीड़न यानी टिप्पणी करना, अश्लील बात बोलना, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। अब देखिए यौन उत्पीड़न में सजा कितनी है? न्यूनतम 30 वर्ष है और जुर्माना के साथ है। हमने 5 अपराध पढ़ लिए हैं। अब ये अन्य कुछ देख लीजिए जो कि पॉक्सो में दिए गए हैं और इनका भी उतना ही महत्व है। जैसे पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी अश्लील सामग्री वस्तु का वितरण, प्रसारण या भंडारण करता है तो वह दंडनीय होगा। यानी बच्चों की किताबें बेचना, वैसी सेक्सुअली, या उनके चित्रों को या उनकी छवि को प्रदर्शित करना, ये सब ऐसा करना यानी अश्लील सामग्री का वितरण करना जो बच्चों से संबंधित है वो धारा 15 के तहत दंडनीय है। अश्लील सामग्री कौन होगी? जिनमें बच्चे की यौनांगों का प्रतिरूपण किया गया हो या ऐसा विज्ञापन या इंटरनेट के माध्यम से उजागर किया जाए तो वह दंडनीय माना जाएगा। यानी ऐसा विज्ञापन नहीं चलाया जा सकता जिसमें बच्चे के यौनांगों का प्रदर्शन किया गया हो, ऐसे पोस्टर बैनर नहीं लगाए जा सकते, ऐसे किताब कॉपी और इंटरनेट पे ऐसी छवि नहीं बनाई जा सकती। इस पर सजा का कितना प्रावधान है? यदि आप ऐसी पुस्तक, ऐसी सामग्री बना करके और बेचते हैं तो पहली बार आपको 3 वर्ष की सजा। यदि आप व्यावसायिक उद्देश्य से लगातार बेचते आ रहे हैं तो आपको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है। दूसरी बार बेचिएगा तो 7 वर्ष। अश्लील कार्य में यदि आप बच्चे को प्रयोग कर लिए हैं, यदि आप बच्चे को उसी अश्लील कार्य में सीधा प्रत्यक्ष रूप से लगा ही लिए हैं जो आप कर रहे हैं तो आपको 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। चाइल्ड पोर्नोग्राफी धारा 13 के तहत यह भी दंडनीय अपराध है। पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना, जैसे एआई माध्यम या डीप फेक या वीडियो आदि के माध्यम से बनाना, प्रसारित करना, यह एक दंडनीय अपराध है। यानी बच्चे के ऐसे वीडियो बनाना जिसमें वो पोर्न कृत्य करते हुए दिख रहा हो, यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका भंडारण, प्रसारण और विज्ञापन इत्यादि वर्जनीय है या फिर दंडनीय है। लेकिन देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सुप्रीम कोर्ट ने नाम बदल के सीसैम रख दिया है। देखिए क्योंकि पोर्नोग्राफी एक ऐसा कृत्य होता है जिसमें सहमति महिला की शामिल होती है, इसलिए पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने वाले लोग वैसा करते हैं क्योंकि उसमें पूर्व में सहमति शामिल होती है, इसलिए वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चा तो सहमति ही नहीं दे सकता, तो फिर उसे हम पोर्नोग्राफी क्यों कहें? क्योंकि पोर्नोग्राफी कहने से उसकी सहमति का जायजा निकल रहा है, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो उसको बोला गया कि पोर्नोग्राफी मत कहो, उसको कहो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यानी कि बाल यौन शोषण सामग्री है, बच्चे का जो शोषण किया गया वैसी सामग्री को चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी सीसैम कहते हैं शॉर्ट में। और इसमें सजा कितनी है? इसमें ऐसी सामग्री जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाएगा उसमें न्यूनतम 7 वर्ष की सजा है। यदि वो बेचेगा या प्रसारित करेगा तो उसमें 5 से 7 वर्ष की सजा है। और यदि वो भंडारित करेगा या देखेगा, यदि बाल यौन संबंधित सामग्री कोई देखता भी है तो उस पर 3 वर्ष की सजा है। अब देखिए कुछ अन्य चीजें समझ लीजिए। पोक्सो के अंतर्गत कोई भी अपराध करने के लिए यदि उकसाता है, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को उकसाया कि जाओ उस बच्चे के साथ ऐसा कर दो, और पोक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है तो ऐसे मामलों में दुष्प्रेरण यानी उकसाने वाले व्यक्ति को वही सजा मिलेगी
जितनी सजा अपराध की है। तो जैसे मान लीजिए ए ने बी को उकसा दिया कि जाओ उस बच्चे के साथ ऐसा कर दो, और उसने कर दिया, तो अगर मान लीजिए उसने जो किया उसकी 10 वर्ष की सजा है, तो करने वाले को भी मिलेगी, उकसाने वाले यानी ए को भी मिलेगी। तो यानी दुष्प्रेरण यानी प्रवोक करना, उकसाना भी पोक्सो में एक अपराध है, और इसमें बराबर सजा मिलेगी। जो बोला है कि जाओ कर दो, उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी। प्रयास पर सजा, यदि कोई व्यक्ति पोक्सो के अपराधों से संबंधित अपराधों को करने का प्रयास करता है, मान लीजिए कि उसने ऐसा करने का प्रयास किया, करने में सफल नहीं हो पाया पर करने का प्रयास किया, तो अपराध ना कारित होने पर भी अपराध की सजा की आधी सजा दी जाएगी। तो मान लीजिए किसी ने प्रवेशन यौन हमला का प्रयास किया पर वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया, पर हमला तो कर दिया, इसलिए यदि सजा प्रवेशन यौन हमला की 10 वर्ष है तो उसको न्यूनतम मिलेगी 5 वर्ष। यानी प्रयास, यौन कृत्यों का प्रयास भी अपराध है और इस पर आधी सजा मिलेगी। शंका होने पर रिपोर्ट, एडिशनल याद रखिएगा कि यदि पोक्सो के अंतर्गत अपराध होने वाला है, कहीं मान लीजिए बच्चे से संबंधित कोई अपराध होने वाला है, तो अपराध होने की संभावना या शंका पर, हुआ नहीं अभी, होने की संभावना है या आपको लग रहा है कि ऐसी शंका है, इस पर भी रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करेंगे कि उस बच्चे के साथ दुष्कृत्य हो जाए, उसकी जान चली जाए, ऐसा आप इंतजार नहीं करेंगे, आप पुलिस को या किशोर को तुरंत सूचित करेंगे। तो ये थी पोक्सो से संबंधित पूरी जानकारी, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।